प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान कक्षा 10 जीव विज्ञान में जीवन की प्रक्रिया जो अध्याय चल रहा था, उस जीवन की प्रक्रिया अध्याय में भाग 2 मनुष्य के आहार नाल में पाचन, ये प्रक्रिया हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन कैसे होता है। तो उसके लिए हमें आवश्यक है एक आहार नाल को देखना। अब चूंकि यहाँ पर तो ऐसा है, तो इसलिए हमें जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। आहार नाल को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आहार नाल होता है, मनुष्य का आहार नाल कैसा है। तो एक मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, रफी डायग्राम है ये, रफी डायग्राम। ये हो गया, ये इसका अभी नाम लिख देंगे पूरा। ये देखें बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा कि इसको आराम से बना लेंगे। आपको बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ये बड़ी आंख हम बना रहे हैं। देखिए बेटा, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। अगर आप लोग भाई हाथ को देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान है ये वर्मीपार अपेंडिक्स है, जिसे लोग परिशिष्टा भी कहते हैं। ये हम यहाँ पर छोटी आंख बना रहे हैं बेटा। देखिए कैसे छोटी आंख बनता है। ये छोटी आंख, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। ये देख सकते हैं, ये यहां से हम एक हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला इसको बना देंगे। पत्ती की आकृति का यहाँ पर अग्न्याशय है, पत्ती की आकृति का होता है। ये बड़ा अग्न्याशय है। ये यहां पर हम एक लीवर का फिगर बना दे रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, टोपीनुमा सदृश संरचना होती है इस तरह से। ये बेटा गाल ब्लैडर है, उसमें हमने गाल ब्लैडर को भी शो कर दिया है। ये यहां से थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और बना लें, समझ में आया कि हाँ ये आहार नाल ही है। ये यहां पर ये बन गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सबका नामकरण कर दे रहे हैं। बहुत ही आसान है नामकरण करना, और उसी के अनुरूप हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। ये यहाँ पर ग्लैंड होता है, एक यहाँ पर होता है जिसे हम लोग कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं, जहां पर हमारे कान की पत्ती हो रही है वहां पर ये पाया जाता है। ध्यान रखिए। एक होता है यहीं पर अधोहन ग्रंथि, अधोहन ग्रंथि कहते हैं, लाल ग्रंथि का एक भाग है। और एक और तीसरा होता है अधोजिह्वा ग्रंथि। तो हम इसको तीनों को एक नाम भी लिख दे रहे हैं कि इसको हम लोग कहते हैं लाल ग्रंथि। ये क्या है? लाल ग्रंथि। चलिए तीनों को हम एक नाम लिखते हैं यहाँ पर, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियां
तो ये लार ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथियां। उसके नीचे ये पूरा भाग होता है, इसको हम मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा। ये जो पूरा भाग है इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी। ये जो भाग है इसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं, लिखे हैं ग्रास नली, ग्रास नली। ये है अमाशय का भाग है, अमाशय। ये जो होता है ये यकृत है। पहले तो ये कह सकते हैं यहां पर जो गॉल ब्लैडर है पित्ताशय, उसी यकृत का भाग है पित्ताशय। ये यकृत हो गया, यकृत। ये यहां पर देखें बेटा, इसको कहते हैं ग्रहणी, इसको ग्रहणी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूडेनम कहते हैं। एक बार मैं इंग्लिश शब्द बोल दूंगा। ये जो भाग है इसको अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय। ये जो पूरी बड़ी आंत है इसमें से ये भाग जो होता है इसको सीकम कहते हैं। ये जो होता है इसको कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका, परिशेषिका। इसको हम लोग अवशेषी अंग भी कहते हैं। ये पूरा भाग कोलन का होता है, कोलन। और ये मलाशय द्वार होता है, मलाशय, जिसको इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। ये छोटी आंत का भाग होता है, इसको छोटी आंत, छोटी आंत। तो ये सीकम, कोलन और मलाशय रेक्टम है, ये तीनों भागों को मिला करके हम लोग इसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा छोटा सा हेडिंग है, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। अगर इसको देखेंगे इंग्लिश में भी इसका वीडियो बना दिया गया है, ये मेरे YouTube चैनल पर ही मिल जाएगा। इस प्रकार का वीडियो है, पूरे फिगर वहां पर बना करके उसको इंग्लिश में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर हम चूंकि हाई स्कूल लेवल पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम यहाँ पर जो है इसको नॉमिनेशन किया है, क्योंकि अभी अमाशय जो है समाशय में भी अगर हम नॉमिनेशन करें तो बहुत सारे से भाग आ जाते हैं। तो खैर अभी हम इसकी बात करते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन कैसे होता है। देखिए मनुष्य के आहार नाल में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मुख गुहा। मुख गुहा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मुख गुहा। देखिए मुख गुहा जो होता है, इस मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पहले तो हम इसके पार्ट भी समझेंगे, कौन कौन से भाग कहां पर पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है, और फिर उसमें किस तरह से पाचन होता है उस चीज को भी समझेंगे। केवल पाचन को न पढ़ करके पूरी आहार नाल को भी एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे आज। तो इसमें जो है मुख गुहा की अगर हम लोग बात करें तो मुख गुहा में जो होता है, इस मुख गुहा में बहुत सारी चीज पाई जाती है। जैसे इसमें दांत भी पाया जाता है, दांत होता है, जीभ होता है, ताल होता है, पीछे की ओर जो है अंदर की ओर घाटी ढापन भी होता है, घाटी ढापन भी होता है। तो ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। अभी एक करके सबकी बात करते हैं। इसमें लार ग्रंथियां भी होती हैं, हालांकि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख गुहा के बाहर होती है, क्योंकि मुख गुहा मतलब होता है कि जो खोखला स्थान दिखाई पड़ता है वो मुख गुहा कहलाता है। तो लार ग्रंथि भी इसी में है, जिसको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वही सबसे मेन है। उसी में पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसी के द्वारा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दांत के बारे में जानते हैं। बहुत हल्का हल्का इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि दांत होता क्या है। देखिए दांत होता है, पता है कि दो प्रकार के दांत होते हैं, एक क्षीर दंत होता है, दूसरा अस्थाई दंत होता है। दो प्रकार के दांत होते हैं, एक होता है क्षीर दंत होता है, क्षीर दंत। इस क्षीर दंत को हम लोग दूध का दांत भी कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। इसके जो दंत सूत्र होता है, अगर दंत सूत्र की बात करें तो इसमें जो है 2 1 0 2 अपान 2 1 0 2 into 2 इक्वल टू 20। अभी हम इसके बारे में बात करें कि 2 1 0 2 है क्या, उसकी भी बात चर्चा करेंगे। एक दूसरा होता है अस्थाई दंत होता है, अस्थाई दंत होता है।
अस्थाई दंत की अगर फार्मूला की बात किया जाए तो इसका होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 into 2 इक्वल टू 32। ये चीज यहां पर। अब बात करते हैं कि इसमें 2102 लिखे ये है क्या। असल में ये दांत है, दांत का नाम है, ठीक है। इसमें पार्टीशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग का दांत है तो एक आधे दांत ऊपर होते हैं, आधे दांत नीचे होते हैं, तो उस आधे के आधे भाग को जो है वर्णन करते तो ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे आधे भाग को लिखते हैं और वे गुणे 2 कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ये मैथमेटिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको केवल सूत्र बनाया गया है। इसमें होता क्या है, जो हम लोग का दांत होता है, मनुष्य का जो दांत होता है ये कैसा होता है तो समझ लें। एक तो मनुष्य का जो दांत होता है वो यहाँ पर जो है द्विबार दंती होता है, जैसा कि अभी हमने लिख चुके हैं। इसके अलावा विषम दंती होता है, विषम दंती, और इसके अलावा जो है गर्त दंती होता है। तो द्विबार दंती समझ में आ रहा है। विषम दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो दांत होते हैं हम लोगों के वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, एक होता है अर्धचवर्णक, और एक होता है चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो यहां पर जो फार्मूला लिखा गया, सूत्र लिखा गया है, 2 कृंतक ऊपर की ओर, 2 नीचे, 2 इधर, 2 इधर, यानी 8 हो गए। इस तरह समझेंगे, ठीक है। तो 2 कृंतक है, एक रदनक है जो सबसे, जिसको लोग छेदक भी कहते हैं, किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम करता है। फिर अर्धचवर्णक छोटे बच्चे शिशु होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है। वयस्क मतलब 15-16 साल की अवस्था के बाद उसे पाया जाता है। और 3 जो है यहाँ पर चवर्णक वाले दंत होते हैं। तो ये यहाँ पर 32 दांत होते हैं अस्थायी रूप से, लेकिन 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, जिसको द्विबार दंती कहते हैं। गर्त दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दांत होता है वो दांत काफी गहराई में जो है धसा होता है। जैसे ये है, मान लीजिए इतना दांत दिख रहा है ऊपर का, तो ये बाकी जो पोर्शन है ये हमारे मसूड़ों के अंदर काफी धसा होता है, तो इसलिए इसको गर्त दंती के नाम से जानते हैं। दांत के क्या कार्य है, भोजन को कूटने, पीसने, चबाने का कार्य करता है। समझ में आ गया। दूसरा है जीभ, दूसरा है जीभ, जिसको हम जिह्वा भी कह सकते हैं, जिह्वा, इंग्लिश में इसे टंग कहते हैं। जीभ का जो कार्य क्या होता है कि भोजन में लार को मिलाना और भोजन को जो है दांतों तक पहुंचाना और दांत की सफाई करना या मुंह गुहा की सफाई करना, इस जिह्वा का कार्य होता है। जीभ में एक चीज पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं इसमें पाई जाती है। ध्यान रखिए, स्वाद कलिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं जीभ में। ये स्वाद कलिकाएं पाई कहां जाती है उसको भी समझ लें। जैसे ये हमारी जो जीभ है, ये जीभ है, तो इस जीभ के सबसे अग्र छोर पर यहां पर जो है मीठे की स्वाद कलिका होती है, मीठा होता है। उसके थोड़ा सा पीछे यहां पर नमकीन होता है, सबसे पीछे कड़वा होता है, और किनारों पर पार्श्व भाग में यहां पर खट्टा होता है। तो ये 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा हम भोजन के स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। तो ये स्वाद कलिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। जीभ के कार्य भी जान गए। जीभ एक चिम्मच की भांति कार्य करता है जो भोजन को दांतों तक पहुंचाने, भोजन में लार को सानने और इसके साथ में मुंह गुहा या दांतों की सफाई करने के लिए आवश्यक होता है जिह्वा। तीसरा जो होता है वो तालु होता है। तालु भी समझ लीजिए, तालु क्या होता है। तालु जो होता है, ये तालु ऊपरी जो भाग होता है उसको कहते हैं। तालु क्या करता है, ये नासिका को, जो नासिका है और मुख गुहा को, नासा गुहा और मुख गुहा को पृथक करने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, पृथक करता है किसको, नासा गुहा तथा मुख गुहा को पृथक करता है,
ये क्या है, यहाँ पर भी दो प्रकार के होते हैं। जो तालु होता है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। जो इसका अग्र भाग होता है, तालु का अग्र भाग, जो अग्र तालु है, अग्र तालु, ये कठोर होता है, ध्यान रहे ये कठोर होता है। जबकि जो पश्च तालु होता है, पश्च तालु ये कोमल होता है, ये कोमल होता है। तो ये इसमें तालु के कारण होते हैं। इसका आते हैं घाटी ढापन। अगला जो है घाटी ढापन। घाटी ढापन जो होता है ये निगल द्वार पर स्थित होता है। कहां स्थित होता है? निगल द्वार पर स्थित होता है, निगल द्वार पर स्थित होता है। अब इस निगल द्वार पर स्थित होता है तो जब भोजन अंदर की ओर जाता है तो ये जाकर के जो श्वास नली है, उस श्वास नली को, जो श्वास छिद्र है, जब जिस समय भोजन को निगल रहे होते हैं उस समय श्वास छिद्र को ये बंद कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि उस समय श्वास श्वसन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इसका काम होता है, इसका काम मुख्य यही होता है कि भोजन के जो कण होते हैं उसको श्वास नली या नासिका में जाने से रोकती है। तो ये इसका घाटी ढापन होता है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि की सबसे मुख्य इसमें आता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, देखिए लार ग्रंथियां हमने वहां पर क्यों लिख दिया कि लार ग्रंथियां है तीनों, लेकिन तीनों कौन कौन सी लार ग्रंथियां उसको यहां पर जानेंगे। पहली लार ग्रंथि होती है इसमें कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथि होती है। ये कर्णमूल ग्रंथि जिसको लोग पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, पैरोटिड ग्लैंड। इसमें नलिका होती है स्टेंसन नलिका। उस स्टेंसन नलिका के द्वारा जो लार इसमें बनता है वो लार का स्राव मुखगुहा में होता है। तो ये यहाँ पर कर्णमूल ग्रंथि होता है। ये एकदम कान के मूल पर, जहां तक कान की उत्पत्ति होती है वहां पर पाया जाता है। दूसरा होता है अधोहनु ग्रंथि। अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि। ये अधोहनु ग्रंथि जो होती है, जो जबड़े होते हैं, जबड़ों के एकदम संधायक क्षेत्र पर पाया जाता है अधोहनु ग्रंथि। इसमें एक नलिका होती है वार्टन नलिका। वार्टन नलिका के द्वारा जो लार होता है वो लार का स्राव मुखगुहा के अंदर होता है। तीसरा एक होता है यहां पर अधो जिह्वा ग्रंथि। अधो जिह्वा ग्रंथि, अधो जिह्वा ग्रंथि, जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियां होती है उससे हम अधो जिह्वा ग्रंथि कहते हैं। ये जो नलिकाएं होती है इसमें नलिकाओं का समूह होता है 8 से लेकर के 20 नलिका होती है, जिससे हम लोग रेविनस नलिका के नाम से जानते हैं। और उस रेविनस नलिका के द्वारा लार का स्राव मुखगुहा में होता है। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं और तीनों लार ग्रंथियों से स्रावित होता है यहाँ पर जो है लार। अब ये लार का सलाइवा जो होता है, यानी सलाइवरी जो जूस होता है, लार रस का जो स्राव होता है, इस लार रस के में जो है एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है टायरिन, जिसका नाम है टायरिन। टायरिन को इंग्लिश में टी साइलेंट होता है, ध्यान है, टायरिन टी इसमें जो है साइलेंट होता है। टायरिन जो होता है ये क्या करता है, ये मंड होता है, मंड पर ये अभिक्रिया करता है। किस पर करता है? मंड पर अभिक्रिया करता है, मंड पर अभिक्रिया करता है। और मंड को क्या करता है, छोटे छोटे डाइसैकाराइड में तोड़ देता है। मंड पर अभिक्रिया करता है तो मंड को क्या करता है, जो मंड है, इस मंड, इसको इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, मंड को जो है उसके डाइसैकाराइड में तोड़ देता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है मुखगुहा से पाचन का प्रक्रिया जो होती है वो यहीं से प्रारंभ हो जा रही है। क्यों देख रहे हैं कि यहीं से जो है पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पाचन में कौन सा आया, तो कौन सा एंजाइम है, टायरिन एंजाइम आया। इसको हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं, ध्यान रखिए, एमाइलेज भी कहते हैं। टायरिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च पर अभिक्रिया करता है और स्टार्च को तोड़ करके उसके डाइसैकाराइड में तोड़ देता है। तो ये यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। ये पूरा मुखगुहा का पोर्शन था, ये समाप्त हुआ। अब आते हैं इसके बाद ग्रसनी। हम उस चीज फिगर को देख देख करके आगे को डिस्कस करते चलेंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर उस फिगर को देखते रहिए आप कि कौन कौन से भाग को हम पढ़ा रहे हैं। एक क्रम भी मिल जाएगा और उस क्रम के भाग को जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरा, इसमें आता है ग्रसनी। ग्रसनी, हालांकि जो ग्रसनी होता है हम मुख गुहा और ग्रसनी को एक साथ पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं, मुख ग्रासन गुहिका कहते हैं। उस समय हम उसको एक ही में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आज इसको अलग अलग कर दिया कि बच्चे समझ में जो है आ जाए बच्चों के, क्योंकि भी 10th लेवल है और 10th में कहीं ना कहीं बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर हम जो वीडियो बना उसको देखेंगे तो हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी एक साथ पढ़ाए, पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो एक साथ लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हम एक अलग अलग लेकर चलेंगे। ग्रसनी, ग्रसनी जो देख रहे हैं यहां से लेकर के इस भाग से लेकर के यहीं पर ये घाटी भाग पर होता है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक पहला ग्रसनी होता है। लगभग जो है ग्रसनी की लंबाई की बात करें तो लगभग 12 एक वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है 12.5 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 13 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, इतनी लंबी नलिका होती है। जो ग्रसनी होता है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। वैसे तो इसकी आकार की बात करें तो कीप नुमा होता है, कीप नुमा होता है। बच्चों समझ में कीप नुमा क्या होता है? कुप्पी देखे होंगे जैसे जिसमें तेल डाला है तो उसको हम कीप कहते हैं, तो इस चीज को जहां पर ध्यान देंगे। कीप नुमा होता है। ग्रसनी जो भाग होता है इसमें दो भाग होते हैं। इसके जो अग्रभाग होता है उसी पर दोनों भाग होते हैं। एक होता है मुख ग्रसनी, एक नासा ग्रसनी, ये दो भाग है। एक नासा ग्रसनी है, नासा ग्रसनी। ये नासा ग्रसनी किससे जुड़ी होती है? नासिका से जुड़ी होती है, नासिका से जुड़ी होती है। और किसमें सहायता करती है? ये सहायता करती है जो श्वसन की प्रक्रिया में, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में ये काम आता है। ये श्वासोच्छ्वास करता है, श्वासोच्छ्वास। जबकि दूसरा जो है ये मुख ग्रसनी होता है, इसमें मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी जुड़ा होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से जुड़ा होता है। और इसका काम होता है भोजन को निगलना, भोजन निगलने में। तो ये हमने समझ में आया ग्रसनी क्या होती है। अब ग्रसनी आगे क्यों जुड़ी होती है? ग्रास नली से। तीसरा ग्रास नली, ग्रास नली। इसे और ध्यान देंगे ग्रसनी में यहां पर जो कोई भी एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, कोई रस का स्राव नहीं हो रहा है, सीधे सीधे भोजन को या जो है निगल द्वार से होते हुए ग्रसनी जो है उसको ग्रास नली में पहुंचा देती है। ग्रास नली में मुलाकात होगी तो उसको भी समझेंगे। तो ग्रास नली प्रेस में कितना लंबा होता है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका के रूप में यह पाया जाता है। और इसकी जो दीवारें होती है, इसकी दीवारों पर क्रमाकुंचन गतियां होती, एक दिशीय जो ऊपर से चल करके प्रारंभ होकर के नीचे समाप्त हो जाती है, और एक दिशीय क्रमाकुंचन गतियां होती है। ये क्रमाकुंचन जो गतियां होती है बच्चा जाने रहे हैं बेटा कि जो क्रमाकुंचन गतियां होती है ये लहरदार होती है। तो इससे क्या होता है बेटा कि यहां पर देखिए ऐसे से चलता है, तो इससे क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर चलता है, तो जब भोजन आता है तो भोजन को सरकने में सहायता करता है। इससे बेटा एक चीज और पाया जाता है, इसमें जो है कुछ श्लेष्मिक ग्रंथियां भी पाई जाती है। ध्यान रहे बेटा, इसमें श्लेष्मिक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। और उस श्लेष्मिक ग्रंथि का नाम क्या है? इसमें चषक ग्रंथियां। ठीक है, इनकी दीवारों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा? चषक ग्रंथि पाई जाती है। ये चषक ग्रंथि होती है बेटा, ये भी जान लो कि इसको आगे पढ़ोगे तुम जो है इंटर में तो कंफ्यूज न होना। चषक ग्रंथि जो होता है यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एक कोशिकीय होती है। चषक ग्रंथि से यहाँ पर जो है श्लेष्म का स्राव होता है, श्लेष्म का स्राव होता है। और ये चषक ग्रंथियां दीवारों में पाई जा रही है ग्रास नली के। तो ये श्लेष्म का जो चिपचिपा बना रहता है और भोजन आते हुए सरकते हुए नीचे की ओर चला आता है। यहाँ पर एक जो है बेटा, यहाँ पर जो है लगा होता है सर जो है यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होते हैं। इस स्फिंक्टर का काम होता है कि भोजन को ऊपर से नीचे आने तो देना लेकिन वापस जाने से रोकती है। ठीक, उसकी बात है। तो ये हमारा ग्रास नली था। अब बात करते हैं इसमें अगला जो है यहाँ पर क्या मिला? केवल श्लेष्म मिला। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। भोजन का पाचन एक बार हो चुका है, मुख गुहा में थोड़ा सा
अब जो पाचन होगा वो अमाशय और उसके आगे भाग में होगा। तो चौथा भाग यहाँ पे बेटा आ गया अमाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक के नाम से जानते हैं। अमाशय वैसे देखा है तो मैंने एक ही भाग लिखा दिया, लेकिन वास्तव में अमाशय में कुछ 4 मुख्य भाग होते हैं बेटा। पहला जो भाग होता है इसको हम लोग कार्डियक रीजन कहते हैं, हृदयी जो क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद अमाशय काय होता है, फिर एक फंडिक भाग होता है और उसके बाद एक पाइलोरिक भाग होता है। तो ये 4 भाग होते हैं, कार्डियक भाग होता है, फंडिक भाग होता है, बॉडी ऑफ स्टमक होता है, एक पाइलोरिक भाग होता है। तो इतना हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है, ये सब हम इंटर वाले कोर्स में पढ़ा चुके हैं। तो अमाशय की केवल हम बात कर रहे हैं। अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। अमाशय थैलेनुमा संरचना है, देख रहे हैं, या पहले इसकी संरचना लिखते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर बड़ी थैलेनुमा होता है, थैलेनुमा संरचना है। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है बेटा, जठर ग्रंथि। एक नहीं होती है, वो मुंह से निकल गया, जठर ग्रंथि एक नहीं होती है। इसमें लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, 3.5 करोड़ लगभग जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों में जठर कोशिकाएं भी पाई जाती है, जठर कोशिकाएं, क्योंकि जठर ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। उसमें म्यूकस नेक सेल है, श्लेष्म ग्रीवा कोशिका है, पैराइटल कोशिका है, जाइमोजेनिक कोशिका है, एंटीरो एंडोक्राइन कोशिका है। तो वो सब यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो ये जठर ग्रंथि से एक चीज साबित होता है, इसका नाम है जठर रस। जठर रस का स्राव होता है। जठर रस जो होता है ये अम्लीय होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये अम्लीय होता है। इसलिए अम्लीय होता है बेटा क्योंकि इसमें जो है ये इसका पीएच, इसमें HCl पाया जाता है। अम्लीय इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो है HCl पाया जाता है, इसके कारण ये अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका पीएच मान लगभग 0.5 ml 0.5 होता है पीएच मान, तो काफी अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? HCl की उपस्थिति के कारण होता है। तो HCl की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो अम्लीय रहता है। तो ये यहाँ पर जठर ग्रंथि में जठर रस का स्राव होता है, जिसमें जो है अम्लीय HCl उपस्थित होता है। अब इसके बाद इसका काम क्या होता है? यहाँ पर जो है इस जठर रस में और भी चीजें होती है, HCl के अलावा भी और चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस वाले भाग में श्लेष्म पाया जाता है, श्लेष्म भी यहाँ से स्रावित होता है, श्लेष्म इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ प्रोएंजाइम भी पाए जाते हैं, प्रोएंजाइम जिससे पेप्सिन है, पेप्सिन होता है या फिर रेनिन होता है, पेप्सिन है या रेनिन है, ये इसमें पाया जाता है। इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन भी पाया जाता है, हालांकि इसका रोल इसमें नहीं होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन भी इसमें उपस्थित होता है, बट इसका रोल यहाँ पर नहीं है, हार्मोन भी होता है। तो ये जठर रस में ये सब चीजें पाई जाती है और जिसके कारण भोजन अम्लीय हो जाता है, भोजन काई यानी लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भोजन होता है वो भोजन अब धीरे धीरे लुगदी, जिसको हम लोग कहते हैं कायम भी कह सकते हो, कायम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये यहाँ पर भोजन लुगदी में बन गया। अब अगले भाग की बात करें ग्रहणी की, चौथा ग्रहणी की बात कर रहे थे। ग्रहणी की, ग्रहणी जो है ये सी शेप की आकृति देख रहे हैं, सी आकृति का होता है, सी शेप यानी सी आकृति का। तो जो ग्रहणी होता है ये ग्रहणी यहां से लेकर के यहां तक, असल में जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का ही एक भाग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। जो ग्रहणी है जिसको लोग ड्यूडेनम इंग्लिश में कहते हैं, ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत में कुल 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी होता है, एक क्षुद्रांत होता है, एक बृहदांत होता है। जिस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो ग्रहणी है ये सी की आकृति का लगभग 25 सेंटीमीटर ये भी होता है, सी की शेप का होता है। इस ग्रहणी वाले भाग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ जो है एंजाइम का स्राव होता है, कुछ रस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, रस जो आते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं जो पित्त है यानी यकृत के द्वारा, जो यकृत है उस यकृत वाले भाग से जो यहाँ पर पित्ताशय है कि बनता तो पित्तरस यकृत में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यकृत का निर्माण, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और वो पित्तरस चला जाता है पित्ताशय में संचित होता है। तो यकृत से बन करके जो पित्तरस होता है वो पित्ताशय में पहुंचता है, पित्ताशय में
और पित्ताशय से जो पित्त नली के द्वारा, ये जो पित्त नली है, इस पित्त नली के द्वारा होते हुए, पित्त नली है, इस पित्त नली के द्वारा ये पहुंचता है यहाँ पर, जब उसको हम हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे यकृत अग्न्याशयी तुम्बिका, यकृत अग्न्याशयी तुम्बिका कहते हैं, यहाँ पर पहुंचता है और ये यहाँ से फिर इसके प्रवेश करता है डोडिनम में, यानी कि ग्रहणी में। तो पित्त नली से जो पित्तरस होता है, ये पित्तरस यहां से पित्तरस जो है निकल करके पहुंचता है कहां पर, ये पहुंचता है जो है इस ग्रहणी वाले भाग में। तो ग्रहणी भाग में पहुंच गया पित्तरस। तो इस पित्तरस में ये चीज का ध्यान रखें कि इस पित्तरस में किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम, पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पित्तरस एक ऐसा जो है रस है हमारे शरीर में पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। कैसे पचाता है पित्तरस? ये सबसे पहले भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। सबसे पहले क्या करता है, क्योंकि आमाशय में भोजन अम्लीय है, उस भोजन की अम्लीयता को दूर करता है और साथ में यह जो है जो अग्न्याशयी रस है, अग्न्याशय जो साबित हो रहा है, जो अग्न्याशय है, इस अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्न्याशय से अग्न्याशयी जो रस होता है, अग्न्याशयी रस, इसके स्राव को प्रेरित करता है पित्तरस। पित्तरस जो होता है, इसकी जब प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और अग्न्याशयी रस भी जो होता है ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से पित्तरस क्या करता है, अब ये पित्तरस अग्न्याशय को, अग्न्याशयी रस को प्रेरित करने की व्यवस्था है। इसी अग्न्याशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं, इस चीज को ध्यान देना है कि बहुत सारे एंजाइम, जैसे इसमें पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन तो उसमें रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन है एंजाइम। दूसरा इसमें एंजाइम होता है एमाइलॉक्सिन होता है, एमाइलॉक्सिन होता है, एमाइलॉक्सिन। और तीसरा इसमें होता है स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन। तो ये यहां पर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। देखिए एक एक चीज को समझिए कि ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन पर जो है क्रिया करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है उसके इलेक्ट्रिक इकाई अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को उसके इकाई अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। जो एमाइलॉक्सिन होता है ये मंड पर अब क्या करता है, मंड या कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ता है, तो ये सरल शर्करा में इसको तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, जैसे ग्लूकोज हो गया, उस ग्लूकोज में तोड़ दिया। स्टीएप्सिन जो होता है ये वसा पर कार्य करता है, वसा पर तोड़ देता है वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में। और साथ में यहां पर प्लस ग्लिसरॉल भी अलग यहां पर कर देता है, तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल को जो है ये तोड़ देता है। तो ये यहाँ पर जो है ये कार्य करता है। जो भी यहाँ पर अम्लीय भोजन आता है इस जोडिनम वाले भाग में, यहाँ से अब उस अम्लता को दूर कर भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। और साथ में जो है ये जो रस है, ये यहाँ पर जो एंजाइम है, ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पर क्रिया करके उसको विघटित करते हैं। इसके साथ में इसमें एक न्यूक्लियेज एंजाइम भी रहता है जो न्यूक्लिक अम्ल का विघटन कर देता है। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर विघटन हो जाता है और अब भोजन जो है एकदम सरल अणुओं में टूट जाता है और घोल में बन जाता है, जल का एक घोल बन जाता है। जैसे मान लेते भोजन को ले लीजिए और उसे मिक्सर में डाल दीजिए, तो मिक्सर में डालकर मिला दीजिए, तो उससे क्या होगा, एक पतला सा घोल बन जाता है। तो अब कुछ कुछ वैसा एक घोल बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए हैं। यहाँ तक भोजन पहुंचने में 3 से 4 घंटे अब लग चुके हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, भोजन किए थे, यहाँ तक पहुंचते 3 से 4 घंटे लग गए हैं। अब ये यहाँ से भोजन प्रमुख प्रवेश करेगा छोटी आंत्र में। हालांकि ग्रहणी में मैंने बताया कि छोटी आंत्र का पहला हिस्सा है, लेकिन मेन जो है छोटी आंत्र में जाएगा। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं छोटी आंत्र में। ये हो गया। अब आते हैं छोटी आंत्र में क्या क्या चीजें होती है उसको भी समझ लें। देखिए छोटी आंत्र है, अगला छोटी आंत्र।
देखिए छोटी आंत होता है, ये पूरा भाग होता है, काफी लंबी, नाम है केवल इसका छोटी आंत, लेकिन ये छोटा नहीं होता, ये बहुत लंबा होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत केवल नाम है इसका, ये लंबा काफी होता है और लगभग जो है ये 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। बस इसका जो व्यास होता है वो काफी पतला होता है, इसका जो व्यास होता है वो काफी पतला होता है। तो ये इसमें छोटी आंत होती है। छोटी आंत में की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यहां पर भी आंतरिक रस का स्राव होता है। जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत से जो है आंतरिक रस का स्राव होता है, आंतरिक रस स्रावित होता है। आंतरिक रस की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो आंतरिक रस की जो प्रकृति होती है ये भी जो होती है ये भी क्षारीय ही होती है। आंतरिक रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय ही होती है। ये आंतरिक रस जो होता है इसमें जो एक होता है लीवर कोन की दरारें, उस लीवर कोन की दरारों से स्रावित होती है। इसमें बीच बीच में एक लीवर कोन की दरारें भी पाई जाती हैं। लीवर कोन की दरारें, लीवर कोन की दरारें, तो इस लीवर कोन की दरारें जो होती हैं यहीं से जो है आंतरिक रस का स्राव होता है। और इस आंतरिक रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के अब जो सरल अणु है उसको और भी सरल अणु में तोड़ देते हैं। इस प्रकार से भोजन अब एकदम सरल अणु में टूट जाता है। यहाँ पर छोटी आंत में जो जटिल अणु थे भोजन के, जटिल अणु, ये जटिल अणु जो है यहाँ पर जटिल अणु, जो जटिल अणु है ये जटिल अणु अब टूट जाते हैं पूरी तरह से सरल अणु में, सरल अणु में। इस तरह से यहां पर भोजन का अब यहां पे पाचन हो गया। जैसे सरल अणु में टूटता है भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन हो रहा है। तो ये यहां पर पूरी तरह से भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया और यहीं से अवशोषण होना शुरू हो जाता है। अब यहां से भी जो छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया, अब ये भोजन के पाचन होने के बाद अगला प्रारंभ आ जाता है अवशोषण का। अवशोषण में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत की दीवारों के बीच बीच जो वहां पर रुधिर होता है उस रुधिर में भोजन के पाचन जाते हैं और उस रुधिर के द्वारा अब कोशिकाओं में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत में अवशोषण होता है और यहां से भोजन जो है पहुंच जाता है। जो सरल भोजन है, भोजन के जो अणु होते हैं, भोजन के अणु, ये भोजन के अणु कहां पहुंचते हैं, ये पहुंच जाते हैं रुधिर में और रुधिर में पहुंच करके ये यहां से पहुंच जाता है कहां पर, कोशिका। लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रुधिर में जाता तो है लेकिन फिर जाता है हिपैटो, यहाँ पर वो क्या नाम है, एक यकृत निवाहिका शिरा, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये यहाँ पर यकृत निवाहिका शिरा में जाता है, यकृत निवाहिका शिरा। तो यकृत निवाहिका शिरा से अभी कहां जाता है, पूरा चला जाता है यकृत में। कहां चला जाता है, यकृत में जाता है। और यकृत में भी अब यहां पर जो है उसका भोजन के जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। यानी यहां पर भोजन का भंडारण होता है, भोजन का भंडारण हो रहा है। अब भोजन यहां से जब भंडारण हो जाता है, अब आवश्यकता अनुसार जो होता है, अब भोजन जो है आवश्यकता अनुसार रुधिर में पहुंचता है। ठीक है, रुधिर में पहुंचकर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया यहां पर हो गया, क्या हो गया, अवशोषण।
अब कोशिका में पहुंचता है तो एक और प्रक्रिया जाती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण बच्चे समझ रहे होंगे बेटा, ये समझ रहे कि मतलब हम आहार नाल से आगे क्यों बढ़ गए, ऐसा ना? तो ऐसा मत सोचिएगा आहार नाल में अभी वापस आएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया इसके बीच में आती है, तो इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया पूरा पढ़ा करके फिर हम फिर से उस पर चलेंगे। क्योंकि ये जो है हम लोग जब पढ़ते हैं आहार नाल की पूरी संरचना और साथ में उसकी कार्य क्रिया विधि, तो सब चीजें पढ़नी आती है, सब कुछ लिखना रहता है। तो अवशोषण के बारे में जानिए क्या होता है, कहाँ से होता है, क्योंकि अगर इसके लिए अलग से जो है अवशोषण पढ़ाया जाए तो समस्या ये होगी कि फिर से हमें फिगर से शुरू करना पड़ेगा, समझ नहीं पाओगे कहाँ से स्टार्ट हो। तो एक साथ इन सब चीजों को समझ के चलिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी कहाँ से, क्योंकि चित्र सामने बना है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। कैसे हो रही है सारी चीजें समझ में, एसिमुलेशन। अब स्वांगीकरण में क्या होता है, कोशिकाओं में होता है। कहां पर होता है बेटा, कोशिकाओं में होता है। तो कोशिकाओं में जब हो रहा है ये पूरी प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, अवशोषित जो भोज्य पदार्थ या सरल अणु है, सरल भोज्य अणु है, सरल भोज्य अणु है, इस सरल भोज्य अणु का अब जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है बेटा, जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं यहां पर जो है स्वांगीकरण। जटिल अणु से क्या बनेंगे बेटा, तो जटिल अणु से यहां पर यानी कि जीवद्रव्य का निर्माण होगा, और इस जीवद्रव्य को ही हम लोग जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, भौतिक आधार। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि स्वांगीकरण। अब फिर से आते हैं उसी पर कि अभी जो बेस्ट मटेरियल बचा है, क्योंकि तो यहां से हमने क्या किया, जितने भी यूजफुल मटेरियल थे हमने उसको ले लिया, उसको लेकर के सारी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। लेकिन अभी इसमें बेस्ट मटेरियल भी बचा है। अब इसमें जो छोटी आंच से जब आगे निकलेगा तो उसमें काफी वेस्ट मटेरियल नहीं कि अब यहाँ पर जो है ऐसे पदार्थ आएंगे जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तब यहां से क्या होगा कि जो बड़ी आंत में, यानी अगले जो टॉपिक आएंगे वो बड़ी आंत में आते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत में कि बड़ी आंत में क्या होता है, इस चीज को समझेंगे यहां पर। देखिए बड़ी आंत जो होता है, अगर इसकी बात किया जाए, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन नाम है केवल लार्ज इंटेस्टाइन, बस ये केवल जो है 1.5 मीटर तक जो है लंबी होती है, बस इसका व्यास ज्यादा बड़ा होता है, लंबाई में छोटा होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये केवल 1.5 मीटर होता है, छोटी आंत से छोटा होता है, बट इसका जो व्यास होता है वो काफी बड़ा होता है, इसीलिए इसको जो हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत में कुल 3 भाग है। एक है सीकम, सबसे पहले सीकम है, सीकम जो होता है ये थैलेनुमा संरचना है, ये थैलेनुमा संरचना होती है। तो देख रहे हैं बेटा यहाँ पर थैलेनुमा संरचना हमने बनाया है, इसी के पास एक रूपी परिशेषिका भी हमने लिखा है, ये अवशेषी अंग होता है। अगर इसको काट करके हटा दे, कभी कभी इसमें जीवाणुओं का संक्रमण भी हो जाता है, तो उस समय ऑपरेशन के द्वारा इसको काट करके हटा दिया जाता है। तो ये जो कृमिरूपी परिशेषिका होती है, इसको कोई हमारे लाभ नहीं, इसका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है, पहले कभी रहा होगा, इसलिए आज हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। ये थैलेनुमा संरचना होता है सीकम। ऐसा माना जाता है कि पहले समय में जब पूरी तरह शाकाहारी थे या शाकाहारी जंतु होते, उसमें सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है। हम लोगों में भी इसके प्रमाण तो नहीं है कि सेलुलोज यहाँ पर पाया जाए जो सेलुलोज का पाचन करे। तो सीकम यहाँ पर आता है, छोटी आंत से जब भोजन जो होता है, जो भोजन के कण होते हैं जो प्रवेश करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले एकत्र होता है, फिर पहुंचता है कोलन में। बेटा कोलन में जो 4 प्रकार में बटा होता है, कोलन होता है, कोलन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 4 भाग में बटा होता है कोलन। एक होता है जो असेंडिंग कोलन कहते हैं, ठीक है, असेंडिंग कोलन। फिर एक होता है यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलन, क्षैतिज कोलन जिसको कहते हैं। फिर डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, यानी आरोही कोलन, क्षैतिज कोलन, अवरोही कोलन और सिग्मोइड कोलन। तो 4 प्रकार, यानी सिग्मोइड मतलब एस आकृति वाला ये कोलन, 4 प्रकार का है कोलन। इस कोलन भाग में होता क्या है, इसमें जो है जल का पुनरावशोषण होता है, जल का पुनरावशोषण होता है। इससे क्या होता है कि जो भी इसमें जल होता है, जल के साथ चूंकि जलीय माध्यम उपस्थित है, तो जो घोल होता है उस घोल में से जो भी अन्य आवश्यक पदार्थ है उसका पुनः जो है अवशोषण इसके द्वारा, इसके दीवारों से
यहां से हो जाता है। तो ये यहां से क्या होता है कि अब धीरे धीरे जब किसी भी जलीय माध्यम से जल को निकालने लगेंगे तो धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है बेटा। वो ठोस में जब परिवर्तित होता है तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भोजन अब एक ठोस के रूप में, जो अपशिष्ट पदार्थ था वो ठोस के रूप में बचा, और वो ठोस यानी जो भोजन का पदार्थ था अपशिष्ट वाला, वो ठोस के रूप में पहुंचता है, मलाशय में आ जाता है। इस जगह मलाशय को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो मलाशय होता है, मलाशय, इस मलाशय में किसी प्रकार की क्रमाकुंचन गतियां नहीं होती हैं बेटा। मलाशय में यहाँ तक क्रमाकुंचन गतियां होंगी, इसमें क्रमाकुंचन गतियां हो रही है, लेकिन मलाशय में क्रमाकुंचन गतियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो वहां से भोजन जो है, जो अपशिष्ट भोजन था, वो अपशिष्ट भोजन ठोस के रूप में परिवर्तित हो गया और इस मलाशय से होते मलाशय द्वार से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन भी हो गया, पढ़ लिए, अवशोषण भी पढ़ लिए, स्वांगीकरण भी पढ़ लिए और उसके बहिक्षेपण भी पढ़ लिए। यानी हमने कुल 5 स्टेप पढ़ा है। इस चीज को ध्यान में रखें तो बेटा 5 स्टेप पढ़े हैं, ध्यान से देखेंगे क्या क्या। पहला अंतर्ग्रहण पढ़े थे, अंतर्ग्रहण पढ़े थे, ध्यान होगा। अंतर्ग्रहण इसमें बुआ से लेकर के इस अमाशय तक अंतर्ग्रहण पढ़े थे। और उसके बाद जो है दूसरा जो है अमाशय, वो पाचन पढ़े हैं बेटा। पाचन जो होता है ये अमाशय से लेकर के छोटी आंत्र तक होता है बेटा, ध्यान रहे, क्योंकि इसलिए कहते हैं अमाशय में भोजन का पाचन होता है। कुछ भोजन कैसे, जैसे दवा लेते हैं हम लोग या अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल या जो दवा होता है उसका पाचन अवश्य जो है इस अमाशय वाले भाग में ही हो जाता है। तो कुछ पाचन जो है अमाशय में होता है, तो पाचन यहाँ पर होता है। तीसरा बेटा पढ़े अवशोषण पढ़े हैं कि जो छोटी आंत से अवशोषित होता है भोजन। और चौथा बेटा पढ़े हो स्वांगीकरण पढ़े हो, स्वांगीकरण पढ़े हैं। स्वांगीकरण जो होता है बेटा पढ़े कि किस प्रकार से कोशिकाओं में जटिल अणुओं का पूरा संश्लेषण हो गया। और पांचवा बेटा पढ़े हैं बहिक्षेपण, बहिक्षेपण पढ़ चुके हैं, यानी मल त्याग जिसको कहते हैं, मल त्याग भी कर सकते हैं, जो यहाँ से भोजन को भी बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया पढ़ ली है कि भोजन मनुष्य के जो आहार नाल है उसमें भोजन की उसकी क्रियाविधि भी पढ़ ली है, उसके आहार नाल में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, पूरी उसके कौन कौन से उसके एंजाइम भाग ले रहे हैं, कौन कौन से रस कहाँ से स्रावित हो रहा है, रस की प्रकृति क्या है, ये चीज यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं। तो ये जीवन की प्रक्रिया के भाग 2 यानी मनुष्य के आहार नाल के बारे में आज हम लोग अध्ययन कर चुके। फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे जो भी भाग होगा उस भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई भी समस्या होती तो उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग समझ सकते हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर हम लिख देना 7905806914। तो इस पर भी आप लोग जो है किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।